तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, फॉर ऑल टाइप म्यूजिक एग्जामिनेशन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टेट पेपर 1 एंड 2 बीपीएससी एंड ईएमआरएस, ठीक है। तो फटाफट हम लोग तैयारी के लिए शुरू हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के बीच में आया है, ठीक है। यह सब प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें आपका शामिल है बीपीएससी का भी, स्टेट का भी, ईएमआरएस और डीएसएसएसबी के भी शामिल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं समय न गवाते हुए। प्रश्न हमारा क्या है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे जानते हैं कि क्या हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपसे। बस दोस्तों, अपने प्यारे हाथों से एक सब्सक्राइब और वीडियो को फटाफट लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ताकि उनके पास भी यह सेशन पहुंच सके जो कि तैयारी कर रहे हैं संगीत के, बीपीएससी या एसटेट किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा है, क्या है, पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राग के स्वरों का विस्तार किस में मिलता है। तो राग के स्वरों के विस्तार की अगर हम बात कर ले तो किस में मिलता है, तो प्रश्न को ऐसे देखना है कि स्वरों का विस्तार किस में मिलता है, तो रागालाप में मिलता है, ठीक है, रागालाप। तो ये हो जाएगा, क्या हो गया, राग के स्वरों का विस्तार रागालाप में मिलता है, ठीक है। प्रश्न आंसर जब करते हैं दोस्तों, तो कभी भी कोशिश कीजिए कि प्रश्न और आंसर को जो है हम समान रूप से एक ही लाइन में घसीट कर याद कर ले, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे क्या देखें, राग के स्वरों का विस्तार रागालाप में मिलता है। तो आपसे प्रश्न में बन भी गया माइंड में कि किस में मिलता है, तो रागालाप में मिलता है। क्या मिलता है, तो राग के स्वरों का विस्तार मिलता है। तो इस तरह से जो है प्रश्नों को किया कीजिए। आगे प्रश्न है, तराना गायन शैली किसके समान होता है। देखिए, तराना की बात हो रही है। तराना जो है आपके द्रुत लय में गाया जाता है ना जी, किस लय में, द्रुत लय में गाया जाता है। और तराना के बारे में पूछा जा रहा है कि गायन शैली किसके समान होती है। तो ये जो गायन शैली जो है आपके समान पूछा जाए, तो ये तराना जो है ख्याल के समान माना जाता है, कि ख्याल के समान होता है, ठीक है, ख्याल के समान। तो ये आपका हो गया तराना। और ख्याल की अगर बात कर लें तो ख्याल में दो प्रकार के होते हैं ना, एक छोटा ख्याल और एक बड़ा ख्याल, ऐसा होता है। छोटा ख्याल के आविष्कारक आपके जो हो गए कौन, अमीर खुसरो, और बड़े ख्याल के ये सुल्तान हुसैन सरकी, ठीक है। अगला प्रश्न है नंबर 3 प्रश्न है, हम लोग देखेंगे नंबर 3 प्रश्नों को। तो इसमें क्या है, विभिन्न ताल वादों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो सामूहिक रूप से जो प्रदर्शन होता है विभिन्न ताल वाद्यों का, उसको क्या कहते हैं, तो उसका जो जवाब हो जाएगा उसको कहते हैं वाद्य वृंद, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से जो प्रदर्शन किया जाता है उसे वाद्य वृंद कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा माना जाता है। तो तार सप्तक की अगर ध्वनि के स्थान की बात करें तो क्या होगा, तो ध्वनि का स्थान इसका तालु माना जाता है। जैसा कि हम जो है आपको बताए थे, एक होता है ध्वनि का स्थान तार सप्तक का, एक होता है आपका मंद्र सप्तक, ये मध्य सप्तक का। पहले मध्य देखते हैं ना, हाँ, एक होता है, सॉरी ये क्या मैं कर रहा हूँ, हाँ, मध्य सप्तक का, और एक होता है आपका मंद्र सप्तक का, ठीक है, मंद्र सप्तक का। तो तार जो है आपके, तार ऊपर में होता है तालु, तो तालु से संबंध हो गया। मध्य में क्या होता है, मध्य में होता है कंठ, जो कि बीच में, तो कंठ से संबंध हो गया। और मंद्र में क्या होता है, छाती, तो इसका संबंध मंद्र वाला छाती, यानी कि नीचे, मंद्र वाला नीचे, तो नीचे कौन, छाती, यही तो है। अब समझिए इस चीज़ को, तो समझ गया ना कि तार सप्तक में ध्वनि का स्थान कौन सा माना जाता है, तो तालु माना जाता है तार सप्तक में, ठीक है, क्लियर। अब आगे देख लेते हैं, संगीत पारिजात कब लिखा गया। तो संगीत पारिजात सबसे पहले अगर नाम आया है तो हमको याद आ जाना चाहिए फटाफट अहोबल जी का, ठीक है, अहोबल जी, जो कि संगीत पारिजात के कौन है, राइटर हैं, ठीक है। तो ये जो लिखा गया, कब लिखा गया, 1650 ईस्वी में संगीत पारिजात किनके द्वारा, तो अहोबल जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, टोन कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया टोन की बात हो रही है कि टोन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा कौन कौन सा, होल टोन, होल टोन, और एक आपका हो जाता है सेमी टोन, ठीक है, होल टोन और सेमी टोन। तो कितने प्रकार के हो गए, 1 2। तो टोन कितने प्रकार के होते हैं, टोन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो एक है आपका होल टोन और दूसरा है आपका सेमी टोन। देखिए, होल टोन या मेजर टोन इसी को कहते हैं, होल टोन भी कहते हैं या इसको मेजर टोन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है 3 से 4 श्रुतियों का अंतर देखा जाता है होल टोन में, और सेमी टोन में जो है, सेमी टोन में इसमें 2 श्रुतियों का अंतर देखा जाता है।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है? तो पाश्चात्य संगीत के सच्चे स्वर सप्तक को क्या बोलते हैं? डायटोनिक स्केल, ठीक है, डायटोनिक स्केल इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है किन्हीं भी दो स्वरों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए, दो स्वरों की जो बीच की दूरी जो होगी ना, तो वो क्या होगा? स्वरांतर, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्वरांतर, ठीक है। तो फटाफट सही जवाब हो जाएगा इसका स्वरांतर, उसको स्वरांतर कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वर और लय के तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना क्या कह रहा है? स्वर, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होता है स्वर, ठीक है, और प्लस एक है आपका लय। तो ये दोनों के जो आपके तालबद्ध शब्दों के जो सुंदर जो रचना जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं? समझ में आ रही बात? उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? गीत कहते हैं। स्वर और लय के तालबद्ध सुंदर रचना को गीत कहते हैं। सही जवाब हमारा गीत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संगीत में दो स्वरों के पारस्परिक संबंध को किस नाम से जानते हैं? दो स्वर के बीच अगर पारस्परिक संबंध अगर दिखाना हो तो क्या उसको कहा जाता है संगीत में? तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है दोस्तों पारस्परिक संबंध जो हम लोग दिखाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गुणांतर। सही जवाब गुणांतर हो जाएगा इसका। उसको गुणांतर कहा जाता है, ठीक है, वो आपका गुणांतर कहलाता है। दो संगीत में दो स्वरों के पारस्परिक संबंध को गुणांतर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है किस शताब्दी में आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है? जैसा कि देखिए जो आपके जो काल हैं दोस्तों, काल इसको जो है 3 भागों में रखा गया है। कितने भागों में? इसको 3 भागों में रखा गया है। पूछोगे कि आप कौन कौन? तो एक है आपका 1 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक, ठीक है, ये जो कि प्राचीन काल में आता है, और आपके 800 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक ये आपके मध्यकाल में आता है। और उसके बाद 1800 से जो बाद होगा, यानी 1800 के बाद जो होता है, 1800 के बाद, तो ये आपका 1800 तक वहाँ रखा गया, ये आपका आधुनिक काल होता है। इसके बाद याद रखना है, इसके बाद। तो यहाँ पे देखिए अब क्या देख रहे हैं, ये आपका मध्यकाल है। अब यहाँ पे मध्यकाल को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है आपका पूर्व मध्यकाल और एक होता है आपका उत्तर मध्यकाल। इसके भी 2 भाग हो गए। तो एक होता है आपका 800 से लेकर 1300 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल, और एक होता है आपका 800 से लेकर 1800, ये सॉरी 800 नहीं, यहाँ पे ये 1300 होगा ना, 1300 तक ये होता है, और ये हो जाता है आपका 1300 से लेके 1800 तक, ठीक है, 1800 तक हो जाता है आपका, ये हो जाता है उत्तर मध्यकाल। तो ये चीज़ यही है काल। तो क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या बन रहा है? प्रश्न है कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब? तो 1800 के बाद, यानी कि 19वीं शताब्दी में माना जाएगा, ठीक है, 19वीं शताब्दी में प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है बांसुरी में कुल कितने छिद्र होते हैं? देखिए बांसुरी की अगर बात कर रहे हैं कुल छिद्र, तो कुल इसमें कितने छिद्र होते हैं? 7 छिद्र होते हैं। 6 छिद्र जो होते हैं आपके इधर होते हैं, और एक छिद्र आपका जो होता है वो हवा देने वाला होता है, और 6 इधर होता है, ठीक है। तो इस तरह से चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला जवाब, अगला जो प्रश्न है वो हमारा क्या है? राग वर्गीकरण, राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन है? तो राग रागनी वर्गीकरण की हम अगर बात कर ले तो कितने प्रकार के मत? इसमें 4 प्रकार के मत है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, भरत मत, शिव मत, हनुमत, तो ये सब चीज़ है आपका क्लियर है। चलिए इसमें क्या है दोस्तों, जो आपके इसमें 6 राग और 36 रागनियाँ मानी गई थी किन के अनुसार? और 6 राग 30 रागनियाँ मानी गई थी किन के अनुसार? ठीक है, तो यह प्रश्न आपके लिए है। आप फटाफट इसमें जवाब दीजिए, मुझे फटाफट जवाब दीजिए कि 6 राग और 36 रागनी जो है किसने माना, और 6 राग और 30 रागनी वो किसने माना? ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। और यहाँ पे कितने प्रकार का है? तो 4 प्रकार के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है ध्रुपद का तीसरा भाग क्या कहलाता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ध्रुपद के कुल कितने भाग हैं? ध्रुपद के कुल 4 भाग हैं। कौन कौन से भाग हो जाते हैं इसके? एक हो जाता है अस्थाई, दूसरा है अंतरा, तीसरा है संचारी, और चौथा है अभोग। तो प्रश्न में क्या कहा गया? तीसरा भाग क्या है? तो भैया तीसरा भाग जो है आपका कौन सा हो जाएगा? संचारी, ठीक है, ये संचारी है आपके। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की 2 तालियों के बीच के समय को खाली स्थान कहते हैं, यानी कि 2 तालियों के जो बीच का समय होता है उसे क्या कहा जाता है? उसी को दोस्तों यहाँ पे भरना है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाता है, 2 तालियों के बीच में क्या होती है?
एक मात्रा होती है, दो तालियों के बीच में एक मात्रा बोला जाता है तो वो एक मात्रा होती है, ठीक है, को एक मात्रा कहते हैं, यानी दो तालियों के बीच को एक मात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु का नाम क्या है? देखिए, अल्लाह रखा खां जो है वो कौन है? सबसे पहले ये पता है, तो पता नहीं है तो जान लीजिए अल्लाह रखा खां जो है वो कौन है? आपके जो जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन जो आपके तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन, ये आपके जो तबला वादक हैं, इनके फादर हैं, इनके पिता का नाम जो है क्या है? अल्लाह रखा खां। और इनके गुरु का नाम पूछा जा रहा है, तो इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? कादिर बख्श। इनके गुरु का नाम हो जाएगा कादिर बख्श, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, नाद का छोटा बड़ापन क्या कहलाता है? देखिए, इसमें क्या होता है? छोटा बड़ापन होता है, ऊंचाई नीचाई होता है, उसकी जाति अथवा गुण होती है। तो छोटा बड़ापन जो है उसका, उससे वो किससे संबंध है? तो यह संबंध आपका हो जाएगा तीव्रता से, तीव्रता, छोटा बड़ापन, तीव्रता, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाटों का वर्गीकरण किसने किया? तो हिंदुस्तानी संगीत के अगर 10 थाटों का वर्गीकरण के बारे में अगर बात कर ले तो इसमें भातखंडे जी हैं, जो कि हिंदुस्तानी संगीत के 10 थाटों का वर्गीकरण किए थे, ठीक है। कौन? भातखंडे जी। अगला प्रश्न है, विभिन्न मात्राओं के विविध समूह को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न मात्राओं के जो विविध जो समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ताल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, खाली स्थान को भरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, भरी की अगर बात करें तो भरी किसको कहा जाता है? तो भरी आपके ताली को भी भरी कहा जाता है, ताली, ठीक है, ताली को भरी के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देख लीजिए, 21 नंबर प्रश्न है कि जहां ध्वनि ना उत्पन्न करके केवल हाथ हिला दिया जाए, ठीक है, ध्वनि यानी कि उत्पन्न नहीं होगा, केवल आप लोग केवल हाथ हिला दिया जाए, तो वह बोध होता है किसका? हाथ केवल जो हिलाते हैं, ध्वनि नहीं करते हैं, तो वह बोध किसका होता है? तो वह बोध जो होता है वो किसका होता है? खाली का, ठीक है, वह बोध होता है, खाली का बोध करवाता है। खाली में क्या होता है? हाथ हिला दिया जाता है, उसमें स्वर नहीं होता है। आगे प्रश्न है 22 नंबर, वादी और संवादी में कितने स्वरों की दूरी होती है? देखिए, स्वर की दूरी पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? 4 से 5 स्वरों की दूरी होती है वादी और संवादी में। अगर मान लीजिए किसी राग का वादी स्वर जो है आपके उत्तरांग में है, तो उसका संवादी स्वर जो है, संवादी, वो आपके कहाँ हो जाएंगे? अगर ये उत्तरांग में है वादी, तो ये पूर्वांग में हो जाएंगे संवादी, ठीक है। अगर ये आपके, अगर संवादी उत्तरांग में है तो वादी पूर्वांग में हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों पारस्परिक संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि स्वरों की चलन को किस नाम से जानते हैं? तो स्वरों के चलन जो होते हैं, चलन, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको क्या कहा जाता है? उसको अलंकार कहा जाता है। स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य से है? तो शिव कुमार शर्मा की हम बात करें तो संतूर से है, और संतूर को कश्मीरी वाद्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीरी वाद्य, ठीक है। प्रश्न पूछे जाएंगे कश्मीरी वाद्य कौन है? तो संतूर है। और संतूर में तारों की संख्या कितनी होती है? तारों की संख्या 100 होती है, और पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है वो संतूर से है। अगला प्रश्न है, कायदा किस पर बजाया जाता है? तो कायदा, कायदा क्या होता है कि कायदा वो होता है जब आप जो बजाते हैं तबले पे बजाया जाता है, तो जब वो तालबद्ध होकर जो अभ्यास में जो आने लगता है तो वही कायदा कहलाता है। तो कायदा क्या है, किस पे बजाया जाता है? तो वो आपके तबला पे बजाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ ले। 26 नंबर का प्रश्न है कि तबले का ठेका सुनकर पहचानते हैं, यानी कि तबले का जो ठेका सुनकर हम क्या पहचानते हैं? प्रश्न ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन खाली स्थान होगा तो कहीं आपको चौंकना नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तबले की ठेका सुनकर क्या पहचानते हैं? तो भाई ये हम लोग तबले का ठेका सुनकर ताल को पहचानते हैं, ठीक है। क्या पहचानते हैं? ताल को पहचानते हैं। अगला प्रश्न है, राग यमन का थाट बताएं। राग यमन यानी कि किस थाट से है? तो राग यमन की बात करें तो यमन कल्याण, तो ये आपका कल्याण थाट से है, ठीक है। कल्याण थाट से राग यमन है। अगला प्रश्न है, प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली को क्या कहते हैं? तो प्रथम मात्रा पर जो पड़ने वाली जो ताली होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सम। प्रथम मात्रा पर जो ताली पड़ती है उसे सम कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न जो है 29 नंबर का। इसमें कहा जा रहा है कि 2 3 2
3, 2 3 2 3 किस ताल का विभाग है? तो ये किस ताल का विभाग माना जाता है, यानी कि इसमें मात्राएं गिन लें तो 2 3 5, 2 7 और 3 10 मात्रा है। ठीक है, चलिए अब हम इस तरह से भी देख सकते हैं। 10 मात्रा वाला ताल कौन है? रुद्र है 11, झप ताल 10, पंचम सवारी 15 और बसंत ताल 9। ठीक है, तो मिला कौन सा हमें? तो आपका सही जवाब हो जाएगा झप ताल। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग चूज कर सकते हैं। तरीका सीखना पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल आप लोग तरीका निकालिए इस चीज़ का। देखिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, जिसे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में विभाग कहते हैं। समझिएगा, जिसे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में विभाग कहते हैं उसे पाश्चात्य संगीत में क्या कहेंगे? तो पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं, ठीक है, वो भी आपका कहते हैं ही आएगा। तो पाश्चात्य संगीत में उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बार। ठीक है, प्रश्न अगर आपसे इस तरह से भी पूछे जाएंगे कि हिंदुस्तानी संगीत के विभाग को पाश्चात्य संगीत में किस नाम से जानते हैं, तो बार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए मुझे फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए हर सेशन के तरह इस सेशन में भी कि आपको यह सेशन जो है कैसा लगा है और आपको कितना मज़ा आया, आपने इसमें से कितना प्रश्न सही किया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय भारत।